आप सभी का स्वागत है आपके अपनी प्रिय चैनल धीरू ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी वर्ष 2013 में पूछे गए हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी बोर्ड में 7 सेट पेपर बनता है। एक सेट में 10 प्रश्न रहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। 5 प्रश्न जो है गद्य साहित्य से और 5 प्रश्न जो है पद्य साहित्य से बनता ही बनता है। तो आज हम लोग कम से कम 70 प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और ये प्रश्न आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर साल रिपीटेड प्रश्न हैं। तो आज हम सारी बातों पे चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रश्न रिपीट कर रहा है, कौन सा प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, कौन से प्रश्न की आने की संभावना है, कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, इसका पूछने का क्या रीज़न रहा है, कौन सी पत्रिका सबसे महत्वपूर्ण है, किस पत्रिका पे प्रश्न सबसे ज़्यादा बनता है। इन सभी विषयों पे हम लोग विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अभी आज मैं 2013 का बना रहा हूँ, इसके बाद मैं 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मतलब 20 तक के सारे प्रश्नों को मैं वीडियो के माध्यम से ही मैं सॉल्व करा दूंगा। मैं लाइव क्लास आके वर्ष 2013 और 18 का पेपर मैंने सॉल्व कराया था। आपका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया और बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ उसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उन्होंने व्यक्तिगत कमेंट करके फ़ोन करके और हमसे ये कहा कि सर आप जो है रिकॉर्डेड वीडियो दीजिए ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, आवाज़ भी साफ़ आता है और हम लोग समझ ही पाते हैं। क्योंकि दूर दराज के बच्चे हैं जिस पे लाइव क्लास में उन लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, नेटवर्क की उनको दिक्कत है, छत पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सबके हितों को देखते हुए मैं लाइव क्लास न लेके जो है यह रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे रहा हूँ। आपको ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। ये टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है धीरू ऑनलाइन क्लासेस करके। वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा और समय समय पे जो भी मार्गदर्शन होगा मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूँगा। तो प्लीज़ आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर ले। जो है इसका जो भी लिंक है मैं विवरण बॉक्स में आपको दे दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न वर्ष 2013 का। थोड़ा सा देखिएगा जो है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहला पेपर आपका 3.5 घंटा 15 मिनट का होता है। 100 का पूर्णांक होता है। 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। 2 खंड होते हैं, खंड क साहित्य, खंड ख जो है व्याकरण और संस्कृत है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। खंड ख यानी पहला प्रश्न जो है आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रश्न 1 नंबर का है, इंसा उल्ला खां है कि जो है सदा सुखलाल है कि लल्लू लाल हैं कि सदल मिश्र हैं। तो जैसा कि ये चूँकि अंशाल पेपर मेरे पास नहीं था, मैंने किसी से अंशाल मांगा है किसी विद्यार्थी से, तब मैंने जो है लगाया है। तो उस विद्यार्थी ने इस पर ऑलरेडी पहले से टिक लगाया हुआ है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक जो है इंसा उल्ला खां है, पहले से टिक लगा हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न रिपीट करता है। अभी जब आप 10 साल के पेपर, जब 7 साल का पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4-5 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद से अगला है ख कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। मतलब कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम पूछ रहा है। तो सबसे पहला आप याद कर लीजिए कि यह प्रश्न एक लॉलीपॉप सवाल है। मतलब आता ही आता है, एक ऐसा सवाल है। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, पहले से इस पर टिक लगा हुआ है। जयशंकर प्रसाद नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, संपूर्णानंद नहीं है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। इस पे जिस विद्यार्थी ने ये ब्लू पेन से जो टिक लगाया है, विद्यार्थी ने गलत लगाया हुआ है। इसका सही आंसर होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी युग का मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे जो है द्विवेदी युग रखा गया। यह भी सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि बहादुर कहानी की रचना विधा है। तो आप जानते हैं बहादुर कहानी पढ़े हैं, आपके पाठ्यक्रम में भी है। और जब आप पेपर खोलेंगे तो पेपर का जो 5वां प्रश्न आपका आएगा, 5वां प्रश्न उसमें रहेगा कहानी। तो आपको अब ऑलरेडी पेपर में ही दिया रहेगा कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी। तो बहादुर कहानी क्या है? बहादुर क्या है? कहानी है। ये पूछ रहा है विधा। ठीक है, तो बहादुर
किस तरह की विधा है? तो कहानी विधा है, ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न बड़ा रोचक प्रश्न है और ये भी आप जानते हैं इस प्रश्न का आंसर कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? तो ये आप जानते हैं कि आपका ये पहला पाठ है और ये इसके जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जो है इसके जो है रचनाकार है। जैसे देखिए ये प्रश्न कितना आसान प्रश्न है, आपको लग रहा है कि ये प्रश्न आसान है, लेकिन जैसा कि आप क्लास में भी देखे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों से अगर प्रश्न पूछा जाता है पाठ्यक्रम से संबंधित तो वो नहीं बता पाते हैं। वही बच्चे बता पाते हैं जो रेगुलर क्लास किए हैं। और देखिए सबसे पहले मैं आपको एक और हिंट बता दूं कि परीक्षा में जाने से पहले आप एक बार अपना विषय सूची यानी पाठ्यक्रम एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा कि कौन से पाठ पढ़ने हैं और उसके लेखक कौन है, उसके रचनाकार कौन है, जरूर याद करिएगा। देखिए पूछ दिया गया है राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल है। ये प्रश्न कहीं से नहीं है, आप जैसे पहला पेज खोलेंगे पहले पेज पे ही दिया गया पहला पाठ आपका है और इस चीज़ों को आप बहुत छोड़ देते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें जो आपके आमने सामने है वो छोड़ देते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि पहले आप शुरुआत में जो छोटी छोटी चीज़ें आपके अगल बगल में हैं पहले उनको उठाइए, तब बड़ी चीज़ की तरफ बढ़िए। आइए, बाकी आप लोग तो समझदार हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? अब ये 4 रचना दी गई है, 4 महाकाव्य दिया गया है आपके स्क्रीन पे। देखिए मैं बता दूं, ये रामचरितमानस भी महाकाव्य है, पद्मावत भी महाकाव्य है, कामायनी भी महाकाव्य है और पृथ्वीराज रासो भी महाकाव्य है। 4 महाकाव्य दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि आदिकाल का कौन सा इसमें से ग्रंथ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है जो भक्ति काल की है। आप ये भी जानते हैं कि पद्मावत जो है जायसी की रचना है जो भक्ति काल की है। आप ये भी जानते हैं कि कामायनी जो है 15 सर्गों में है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, छायावाद की रचना है। ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा है पृथ्वीराज रासो, तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। ये आप बना ले जाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा कहाँ में आता है? तो जो भक्ति काल का जो 2 शाखा बनाया गया है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा, तो निर्गुण शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। एक क्लास में कई बार चर्चा हुई है, वीडियो पे इस है आप देख लीजिएगा। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं कबीरदास, ठीक। और जो है सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं, सगुण में कृष्ण के हैं ये सूरदास, और राम के हैं तुलसीदास, और नंददास जो हैं ये भी कृष्ण शाखा के कवि हैं। अष्टछाप के सबसे मतलब गोस्वामी विट्ठल नाथ के सबसे प्रिय शिष्यों में इनकी गिनती होती है नंददास की जो है। इसके बाद से अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो महादेवी वर्मा आपको काव्य वाले खंड में पढ़ना है महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा की जो निहार है ये जो है सबसे पहला मतलब प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह में इसी गिनती होती है निहार का। ये प्रश्न 3 बार पूछा है, जहाँ तक कि मैंने आंसर पेपर को देखा है ये 3 बार ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ये पूछेगा आगे जाके। जैसे देखिए 7 सेट पेपर बनता है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो पेपर दे रहे हैं उसमें 9 7 सेट में कहीं ना कहीं तो रहेगा ही रहेगा। आखिर में प्रश्न कहाँ से बनाएगा? उसको 70 प्रश्न तो बनाने ही बनाने हैं। अगर आप 2013 से लेके 2020 तक के मतलब कि 7 वर्षों के अगर प्रश्न पत्रों को अगर आप हल कर लें, 7 से 8 साल के प्रश्न पत्रों को अगर आप हल कर लें तो बड़े आराम से आपको जो है 10 नंबर अपने आप मिल जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 7 सेट पेपर बनेगा मतलब 70 प्रश्न आपको कहीं से नहीं, 70 प्रश्न इसी 7 साल के प्रश्नों से उठा के देगा 70 प्रश्न। अब आपका भाग्य है कि दुर्भाग्य है कि कैसा है कि जो पेपर आपके सामने आ रहा है उसमें सरल है कि कठिन है। मैं 2017 के प्रश्न पत्रों को देखा हूँ, कहीं कहीं तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि उसका आंसर हमको नहीं आ रहा था, मुझे किताब की मदद लेनी, किताब में नहीं आया था, मैंने किसी और से पूछा उसका आंसर जो है। ऐसे मतलब इतना कठिन प्रश्न उसमें थे जो है। और वही 2016 में बहुत ऐसे प्रश्न सेट थे जिससे एकदम मतलब नज़र आते ही उसका आंसर आ गया जो है। चर्चा होगी, जो प्रश्न कठिन है हमसे भी दिक्कत हुआ है उस पर मैं चर्चा करूँगा। 2013 में भी 1-2 प्रश्न ऐसे हैं कि जो बहुत कठिन है, तो कभी कभी बन जाता है कठिन। वो जो बहुत विद्वान लोग हैं अपनी विद्वता दिखाते हैं 12वीं के बच्चों के साथ, तो वो लोग अपना दे देते हैं। खैर पेपर सेटर तो जानते ही हैं कैसे सेट होता है जो है। आगे कह रहा है कि रीतिकाल का अन्य नाम है।
तो इसका आपके नोट्स में है कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। आप जानते हैं कि स्वर्ण काल जो है भक्ति काल को कहा जाता है, उद्भव काल जो है और संक्रमित काल जो है उसको कहा जाता है। ये सब चीज़ें जो है आधुनिक काल की हैं। तो श्रृंगार काल यहाँ पे है। ये सवाल कई बार पूछा है, करीब करीब 4 बार पूछा है। आगे चर्चा होगी। मतलब कि हम लोग एक सेट पेपर हल कर लिए। आइए अब देखते हैं अगला सेट। वर्ष 2013 का ये दूसरा सेट पेपर आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि सेम वही प्रक्रिया है। इस पर कुछ पढ़ने के समय हम नहीं गंवाएंगे। आइए सीधे चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक कौन हैं। प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक जो है राजा लक्ष्मण सिंह हैं। मैं आपको लगातार लाइव क्लास में भी मैं आपको 5-7 पत्रिका का मैं नाम गिनाया। अभी मैं पुनः 5-7 पत्रिका का मैं नाम गिना दे रहा हूँ। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, जैसे भी हो उन्हीं 5-7 पत्रिका में से घुमा के ये प्रश्न पत्रिका में से सवाल बनेगा। पहला पत्रिका आप नोट करिए सरस्वती पत्रिका, दूसरा प्रजा हितैषी पत्रिका, तीसरा है रूपा पत्रिका, चौथा आपका है कवि वचन सुधा पत्रिका, पांचवा है हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका, उसके बाद से हिंदी प्रदीप पत्रिका, मर्यादा टुडे पत्रिका, उसके बाद से आपका आएगा हंस पत्रिका, फिर आएगा चांद पत्रिका, एक और पत्रिका है आनंद कादम्बरी पत्रिका। ठीक, ये कम से कम 7-8 ऐसी पत्रिकाएं हैं कि पूरा 2000 मतलब पूरे 12वीं बोर्ड एग्जाम में मैंने अपने कब्जे में लिए रहते हैं। प्रश्न बनेगा तो इन्हीं 5-7, हाँ एक ब्राह्मण पत्रिका है, इन्हीं पत्रिकाओं से ही प्रश्न बनेगा, बाकी और कहीं से नहीं बनेगा। मतलब ये 99% जो है चांस है कि इन्हीं 5-7 पत्रिका में से ही एक पत्रिका रहेगी, बाहर से नहीं रहता है। भाई पेपर सेटर ये भी तो देखता है कि कक्षा 12 के बच्चों की बौद्धिक क्षमता कितनी है। अब उठा के इधर उधर की चीज़ें नहीं दे देगा। आप उठा के किताब गाइड इतना फालतू चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसी में कहते हैं तो मैं रात भर पढ़ा हूँ, परीक्षा में आया ही नहीं। भाई आपको टेक्निकल चीज़ें पढ़नी है। आप देखिए कि कौन से प्रश्न बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्यों रिपीट कर रहा है, ये प्रश्न क्यों दिया गया है, 12वीं में ही क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या स्तर है। जब ये रणनीति अगर आप जान जाएंगे तो परीक्षा में आप बढ़िया कर ले जाएंगे। आइए, समय ज़्यादा बातचीत में जा रहा है, आप ही बोर हो जाएंगे। देखते हैं हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। ये मतलब ये एक समझो कि एकदम ये फ्री का प्रश्न है। हमेशा ये मतलब 5-7 बार, ये 10 बार ये सवाल पूछा गया है, 10 बार ये सवाल पूछा गया है, जितना मैंने देखा है 12वीं का। तो परीक्षा गुरु है। इसका पूछने का तरीका अलग है। जैसे कि दे दिया है कि हिंदी का पहला मौलिक दे दिया है, फिर दे दिया है कि परीक्षा गुरु किसकी रचना है। इस टाइप का सवाल ये पूछा है घुमा घुमा के। कर है कि छायावादोत्तर युग के मतलब गद्य लेखक कौन है, यानी छायावाद के बाद का जो युग है, तो जैसे प्रगतिवाद है, तो उसके लेखक कौन हैं, इस ऑप्शन में आपको बनाना है। तो वहाँ से कौन होंगे, आप जानते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल है, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, माखनलाल चतुर्वेदी छायावादी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये द्विवेदी युग के हैं। ये द्विवेदी युग के हैं। ये अभी जो है छायावाद के अंतर्गत इनकी ये चर्चा होती है। मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्र चेतना के कवि हैं, और ये जो है छायावाद के कवि हैं। तो आंसर में आएगा आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जो है आपके पाठ्यक्रम में है, पहला पद इनका आपका है। ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, लेकिन घुमाया नहीं गया है। अगर आप सच्चिदानंद मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर आप जीवन परिचय अगर बेहतर तरीके से पढ़े होंगे तब तो आप इस प्रश्न का आंसर ले देंगे। देखिए इनके जीवन परिचय से पूछा गया है। कह रहा है कि सन 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे कौन। अगर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय जानता होगा वह इस प्रश्न का आंसर लगा देगा। यानी सन 1957 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। ये वही बच्चा कर पाएगा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय बहुत गहराई और बहुत गहनता से पढ़ा होगा, वही बच्चा इस प्रश्न का आंसर लगा पाएगा। या जो लोग बच्चे जीके तैयार करते हैं वे बच्चे कर पाएंगे इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद से देखते हैं अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में किस शहर की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो भाई आपके पाठ्यक्रम में जो है ये दूसरा पाठ है। इस वर्ष को कोरोना की वजह से ये पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में वो किस शहर की कहानी है, तो आप जानते हैं कि इंदौर। जैसा कि आप जानकारी के लिए पढ़े हो तो अलग बात है, लेकिन कोविड की वजह से ये आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। तो हो सकता है कि यह प्रश्न न आए।
क्योंकि भाई जब पाठ्यक्रम में नहीं है तब देगा नहीं। लेकिन भाई पेपर सेटर क्या पता वो किस माइंड का है, हो सकता है दे दे। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये किसकी रचना है, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। और ये जो है इंदौर शहर की घटना है का जिक्र इसमें इस रचना में किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। कह रहा है कि साहित्य सुधा निधि के संपादक कौन है। साहित्य सुधा निधि, ये साहित्य सुधा निधि ये पत्रिका है, ये जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है इसके संपादक हैं। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी तो है नहीं, ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र तो है नहीं, ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है नहीं, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके संपादक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरिऔध जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो भाई काव्य का पहला पाठ आपका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी रचना है पवन दूती का, जो कि प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, उसमें से लिया गया है प्रिय प्रवास। और आप इनका जीवन परिचय अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हरिऔध जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हरिऔध जी का जन्म जो है निजामाबाद में हुआ था। अच्छा, मैं बातचीत के क्रम में मैं बहुत सारे प्रश्नों पे भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रिय प्रवास तो किसकी रचना है, तो हरिऔध जी की रचना है। प्रिय प्रवास कैसी रचना है, तो हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। मतलब कि मैं बातचीत में भी कई सारे प्रश्नों को दे रहा हूँ, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। कह रहे कि प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति और निवृत्ति मिश्रित रचना कौन सी है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। कह रहा है कि प्रसाद जी का काव्य प्रवृत्ति और निवृत्ति मिश्रित, माने प्रवृत्ति और निवृत्ति मिश्रित रचना कौन सी है, तो ये इनकी जो है कामायनी महाकाव्य है, जो कि 15 सर्गों में है। और मालूम है अभी आप आगे देखिएगा, ये बार बार मतलब हर साल 2-3 सेट में प्रश्न रहता है, 2-3-3 4-4 सेट में प्रश्न है कि कामायनी किसकी रचना है, कामायनी में कितने सर्ग हैं, कामायनी में कितने सर्ग हैं, कामायनी में कितने सर्ग हैं। मतलब कि ये कि सड़ा हुआ प्रश्न है ये, तो मतलब कोई भी बना ले जाएगा। आप इसको एकदम रट्टा मार लीजिए कि कामायनी में 15 ही सर्ग है बस। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ऑलरेडी मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पे आपको जो है बहुत सारा मैंने वीडियो बना के क्लास में नोट्स बना के समझा दिया था। तो मतलब ज्ञानपीठ से सबसे ज़्यादा पूछता है तो ज्ञानपीठ तो पंत जी का ही पूछता है। तो चिदम्बरा के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक प्रश्न और बनेगा कि पंत जी को काला और बूढ़ा चाँद पे कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो पंत जी को काला और बूढ़ा चाँद पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार में अंतर है। अब इसके संबंधित अगर विधिवत जानकारी लेना है तो इसका वीडियो है, आप वीडियो इसका देख लीजिएगा। इसका वीडियो का लिंक भी ना होगा तो मैं विवरण बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको सुविधा रहे और आप ठीक से इसको कर ले जाएं। तो अगर आपको ये भी जानना चाहते हैं कि चिदम्बरा पे किस वर्ष मिला, तो मैं बता देता हूँ कि आपको 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पे जो है इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो साहित्य अकादमी जो है इनको 1960 ईस्वी में मिला। यानी सबसे पहले काला और बूढ़ा चाँद पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया 1960 ईस्वी में। ठीक उसके 8 वर्ष बाद यानी 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपका प्रश्न रहा। और आज आपको मैं अपने मन से एक प्रश्न दे रहा हूँ, इसका आप जो है कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर हमको लिख के देंगे, मैं देखूंगा कि कौन आंसर दिया। कह रहा है कि निहार कृति किसकी रचना है। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको सीधे इसका आंसर लिखना है कि निहार कृति किसकी रचना है। मैं इसका विकल्प जान के नहीं दिया हूँ, मैं देखता हूँ कि आप इसको बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, तभी पता चलेगा। क्योंकि इसके पहले वाले सेट में मैंने निहार के बारे में मैंने चर्चा किया था, इसीलिए इस प्रश्न को मैं यहाँ पे हिंट के रूप में दे रहा हूँ ताकि आप इसका सही आंसर बताएं। ये आपका एक तरीके से होमवर्क है, और तुरंत मुझे आप जैसे वीडियो आप देखेंगे तुरंत मुझे आप इसका आंसर करिएगा कि निहार के रचनाकार कौन है। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले सेट पे।
ये बातचीत हम नहीं करेंगे। तीसरा सेट पेपर है 2013 का। 2013 का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कौन है। ये देखिए, ये भी प्रश्न बहुत पूछा गया है। देखिए, मैं आपको भूल गया था, ये सारिका पत्रिका, सारिका पत्रिका के बारे में कई बार जिक्र किया। ये नया चीज़ था, थोड़ा सा अच्छा लगा जब पढ़ के। कह रहा है कि मोहन राकेश ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। मोहन राकेश ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो कहीं कहीं तो इसका जो है सारिका पत्रिका कमलेश्वर आते हैं, लेकिन जो है ऑप्शन में जो है मोहन राकेश दे रहा है, तो सारिका पत्रिका का संपादन जो है मोहन राकेश ने किया। धर्मयुग पत्रिका जो है, इसका संपादन जो है धर्मवीर भारती करते हैं। हंस का जो संपादन जो है प्रेमचंद्र करते हैं। मर्यादा और टुडे पत्रिका का संपादन जो है डॉक्टर संपूर्णानंद करते हैं। तो सारिका पत्रिका का संपादन कौन हो जाएंगे, तो मोहन राकेश हो जाएंगे। अब कह रहा है निम्नलिखित में से नाटककार हैं। अब 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है नाटककार हैं। तो अगर आप पढ़े होंगे विधिवत तो जानते होंगे कि शुक्ल जी जो है निबंधकार हैं, आलोचनाकार हैं, इतिहासकार हैं, और नागेंद्र जो है आलोचक हैं और इतिहासकार भी हैं। जो है यहाँ पे महादी वर्मा है, तो ये कवि भी हैं, कवित्री हैं। और जो है नाटककार पूछ रहा है, तो नाटककार यहाँ पे मोहन राकेश होंगे। दरअसल जानते हैं ये 2013 में मोहन राकेश की जो है एक रचना थी, जो कि पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता था। उनका एक यात्रा वृत्तांत था, इसीलिए मोहन राकेश पे ज़्यादा प्रश्न बना है। हो सकता है कि इस बार मोहन राकेश पे ज़्यादा प्रश्न न बने, तो उस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आधे अधूरे किसका नाटक है, लहरों का राजहंस किसकी नाटक है, आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है, ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन सही बात है, इस समय कम है, आप बेसिक जानकारी की हवा में पता चले कि अपना मेन पेपर ख़राब कर दें, तो ये सब चीज़ें ध्यान नहीं देना है। आपको बहुत जल्दी से इस वीडियो को देके समाप्त करना होगा, क्योंकि समय कम है। इसके बाद भी लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा अभी। ठीक है, आपका आपकी पंचलाइट कहानी किस विधा की रचना है, तो ये आप जानते हैं। इसके पहले भी चर्चा अभी मैंने किया था। बहादुर कहानी, जैसे नाम है बहादुर कहानी, पंचलाइट कहानी, तो नाम से स्पष्ट है कि कहानी, तो लॉलीपॉप सवाल है, तो कोई भी कर ले जाएगा। अब आगे कहते हैं कि गिरते दीवार की रचनाकार कौन है। गिरते दीवार की रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है उपेंद्र नाथ अस, इसके रचनाकार हैं। आइए अब देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बापू के प्रति किसकी रचना है। तो भाई बापू के प्रति हमको पढ़ना है, हमारे पाठ्यक्रम में है। आप पढ़े होंगे कि नौका विहार कविता सुमित्रानंदन पंत, परिवर्तन कविता सुमित्रानंदन का पंत, बापू के प्रति कविता सुमित्रानंदन पंत, वही बापू के प्रति है, ये आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है, तो इसके रचनाकार जो है पंत जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संत काव्य धारा के कवि नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में कह रहा है कि इसमें से संत काव्य धारा के कवि नहीं है। तो भाई कबीरदास हैये हैं, रैदास हैये हैं, दादू दयाल हैये हैं। अब इसमें जो कुतुबन कह रहा है, कुतुबन, मंझन, जायसी, ये जो है प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। ये सूफी काव्य है, ये मतलब ये प्रेम के पीर हैं ये लोग। तो ये कुतुबन इसमें ऑप्शन में होगा इस प्रश्न के हिसाब से। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। अब इसमें से कौन से जो 4 ऑप्शन दिया गया है, वो चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि इसमें आदिकाल की रचना नहीं है, पूछ रहा है कौन सी ऐसी रचना है 4 में कि जो आदिकाल की नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी रासो हई है, परमाल रासो हई है, विद्यापति की पदावली हई है। इसमें पद्मावत जो है एक महाकाव्य है, जो कि आप जानते हैं कि जायसी की रचना है पद्मावत महाकाव्य। तो इसके हिसाब से ये पद्मावत इसमें सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। अब देखिए इसमें 4 महाकाव्य दिया गया है। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा महाकाव्य जो द्विवेदी युग का नहीं है। यानी द्विवेदी युग में 4 महाकाव्य, 3 महाकाव्य लिखे गए। कौन कौन से? प्रिप्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। साकेत महाकाव्य है जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। कैकेयी अनुताप इसी में से लिया गया है। द्वापर भी महाकाव्य है। मतलब द्वापर भी किसकी रचना है? तो मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। ये जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद की जो है छायावाद की रचना है। ये छायावाद की रचना है कामायनी, जो कि 15 सर्गों में भी है। अब कह रहा है कि उर्वशी की रचना है किसकी? उर्वशी आपके पाठ्यक्रम में पढ़ना भी है। तो उर्वशी किसकी रचना है? तो दिनकर की रचना है। और उर्वशी क्या है? उर्वशी के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसको किस वर्ष में दिया गया? तो 1972 ईस्वी में ये उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, घुमा घुमा के पूछा गया है। उर्वशी किसकी रचना है? मैं रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया उर्वशी के लिए? ये 3-4 तरह के प्रश्न बने हैं, जिन सारे प्रश्नों की चर्चा मैं यहीं कर दिया। आगे भी ये प्रश्न आपको मिलेगा, आप देखिएगा। आइए देखते हैं अब अगले वर्ष के पेपर पे। ये अब चौथा सेट पेपर है वर्ष 2013 का। अब इस पर बातचीत हम नहीं करेंगे, सीधे प्रश्न पे चर्चा करेंगे। कह रहा है कि आदिकाल की रचना नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में कह रहा है कि कौन सी रचना इसमें आदिकाल की नहीं है। तो जानते हैं, उक्त व्यक्ति प्रकरण आदिकाल की रचना है। जय चंद्र प्रकाश जो है आदिकाल की रचना है। राउर बेल जानते हैं कि अभी जो है आदिकाल की रचना है। इसमें जो है मृगावती है, ये आदिकाल की रचना नहीं है, ये जो है भक्तिकाल के प्रेमाश्रय शाखा की ये रचना है मृगावती, जो कुतुबन की रचना है। अब कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो आप जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम जो है वह है हिंदी प्रदीप पत्रिका, जो है बालकृष्ण भट्ट की संपादित पत्रिका का नाम है। ये चीज़ आप देखिएगा, ये शुरुआत हो गया यहाँ से प्रश्न का। अब ये कितनी बार रिपीट करेगा, अब इसको आप यहीं से नोट करते चलिए। हिंदी पत्रिका, ये कवि वचन सुधा पत्रिका किसकी है? तो जो है हरिवंश राय बच्चन की पत्रिका है। अब कह रहा है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, प्रश्न है, अभी आगे आएगा कि बाबू गुलाब राय की कौन सी रचना आत्मकथा है? तो मेरी असफलताएं जो है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। आगे प्रश्न ऐसे बना है, मतलब मैं पढ़ रहा था तो मैं देखा कि हमें लग रहा है कि 2017 या 18 में ये प्रश्न पूछा गया था कि मेरी असफलताएं कौन सी विधा है। तो उसमें दिया था रेखा चित्र संस्मरण जीवनी आत्मकथा, तो जीवनी हो गई। यहाँ प्रश्न बन गया कि मेरी बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएं हैं। आगे एक साल प्रश्न बना था, मैं पढ़ रहा था तो मैं देखा कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो बाबू गुलाब राय की रचना। मतलब 3 तरह के प्रश्न इस पर बना था, वो तीनों प्रश्न मैंने चर्चा कर दिया। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? तो सीधे सीधे आपके सामने दिख रहा है गोदान, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। गोदान जो है प्रेमचंद्र का जो है 1936 का जो है उपन्यास है, जो किसानों का जो है एक महाकाव्य कहा जाता है, महाकाव्य की श्रेणी में दिया जाता है। भाई गद्य तो काव्य बनेगा नहीं, लेकिन इसको माना जाता है कि किसानों की महागाथा है, इसमें महागाथा कहा जाता है किसानों का जो है। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला कह रहा है कि द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में कह रहा है द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र जो है द्विवेदी युग के हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ही हैं, शिव प्रसाद सिंह है ही हैं, मोहन राकेश नहीं है। मोहन राकेश जो है आपके आधुनिक काल के कवि में इनकी गिनती होती है, जो है मतलब प्रगतिवाद प्रयोगवाद के बाद से इनकी गिनती होती है। अब कह रहा है कि इस ऑप्शन के हिसाब से कह रहा है कि नई कविता का प्रारंभ हुआ। इस ऑप्शन में जो है 1950 ही होगा। देखिए पूछ दिया ना, उर्वशी के रचनाकार कौन है, यहाँ पे आपके सामने दे रहा है। अभी जब हम लोग वर्ष 2013 का जब तीसरा सेट पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो तीसरे सेट के पेपर में ये अंतिम में सवाल बना हुआ था। देखिए आपको सामने मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने है, यहाँ पे उर्वशी किसकी रचना है, ठीक है। एक रचना यहाँ है, और देखिए यही सवाल फिर से यहाँ पूछा गया है कि उर्वशी किसकी रचना है। देखिए उर्वशी, मतलब ये शुरुआत हो गया उर्वशी का पूछने का। तो उर्वशी का आपका कब की रचना है, किसकी? तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीतिमुक्त काव्य की रचना की है, माने रीतिमुक्त काव्य की रचना की है, किसने की है? 4 ऑप्शन दिया गया है। आप जानते हैं कि बिहारी जो है रीति सिद्ध के कवि है, कुलपति मिश्र जो है रीतिबद्ध के कवि हैं, सेनापति जो है रीतिबद्ध के कवि हैं। इसमें घनानंद हैं, आलम हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं, ये लोग जो है रीतिमुक्त काव्य की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। अब ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में पूछ रहा है
कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो आप जानते हैं सूरदास तो है ही हैं, नंददास आप जानते हैं, रसखान है ये हैं। इसमें जो नाभादास हैं ये ऑप्शन सही होगा, नाभादास, क्योंकि नाभादास के बारे में बताया था, इनके शिष्य का, इनके गुरु का नाम था अग्रदास। और मैंने कहानी आपको बताया था कि जो है गुरु की सेवा से इतना गुरु प्रभावित हुए कि इनको जो है कलयुग में हुए जो भक्तों का चरित्र लिखने के लिए जो है अग्रदास ने इनको प्रेरित किया, और तब उन्होंने भक्तमाल जैसी काव्य की रचना की। और ये नाभादास जो है राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवियों में इनकी गिनती होती है। भक्तमाल जो है इन्हीं की रचना है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है। तो इसमें आप जानते हैं कि अड़िमा है नहीं, अपरा है नहीं, अर्चना है नहीं, सब निराला की रचना है। इसमें अंधा युग जो है ये जो है धर्मवीर भारती की रचना है। अच्छा, अंधा युग के बारे में मैं बता दूं कि मतलब जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, मतलब प्रतियोगिता, जैसे हायर एजुकेशन हुआ, टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, नेट हुआ, नेट जेआरएफ हुआ, मतलब मैक्सिमम परीक्षाओं में अंधा युग से सवाल बनता है और मैक्सिमम परीक्षाओं में मेरा सवाल गलत हो जाता है ये। तो इसलिए मुझे याद है कि अंधा युग से प्रश्न बनता है ये, ठीक, क्योंकि अंधा युग मैंने पढ़ा नहीं है इसीलिए। भाई अब झूठ तो ये थोड़ी बोलना है, जो सच्चाई है बोलना है कि हमसे गलत होता है तो गलत होता है, लेकिन आप कभी गलत मत करिएगा। अगला कह रहा है कि बाल बोधनी पत्रिका के संपादक थे, कौन थे। तो बाल बोधनी पत्रिका के संपादक जो है बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक। कह रहा है कि अब मैं प्रश्न थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि भाई आपके पास समय भी कम है और वीडियो लंबा होगा तो आप देखने में उब जाएंगे जो है। इसके बाद से 14 है, 15 है, 16 है, बहुत सारे प्रश्न देखने हैं। कह रहा है कि बाल बोधनी पत्रिका के संपादक तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र। कह रहा है कि द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है द्विवेदी युग के निबंधकार में। तो आप द्विवेदी युग के निबंधकार में आप जानते हैं कि यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इसके निबंधकार हैं द्विवेदी युग के। कह रहा निंदा रस के लेखक कौन है। तो निंदा रस के लेखक जो है हरिशंकर परसाई हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में है। लेकिन दुर्भाग्य से इस वर्ष जो है कोविड की वजह से जो 30% पाठ्यक्रम की जो कटौती हुई उसमें से जो है इसको पाठ्यक्रम से निकाल के बाहर कर दिया गया है। वैसे आप देख लीजिएगा हरिशंकर परसाई की रचनाओं के लिए क्या पता कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, पेपर सेटर क्या पता, लेकिन पूछेगा नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। कह रहा है कि निबंध विधा का विकास हुआ, कैसे हुआ। तो द्विवेदी युग से हुआ कि छायावाद से हुआ कि जो है कैसे हुआ। तो इसमें ऑप्शन में सही होगा भारतेंदु काल से जो है द्विवेदी मतलब निबंध विधा की शुरुआत मानी जाती है भारतेंदु युग से। अब कह रहा है कि मधुआ किस विधा की रचना है। मधुआ, ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा वो था, तो मैंने इसको, ये मुझे नहीं पता था तो मैंने थोड़ा सा किताब से देखा कि मधुआ जो है ये कहानी विधा की रचना है। कह रहा कि अज्ञे की तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। ये प्रश्न बनेगा, इस प्रश्न को आप याद कर लेंगे जैसे भी हो, किसी न किसी सेट में प्रश्न रहेगा। बहुत लालीपाप सवाल है। तार सप्तक पे कम से कम हमें लग रहा है कि मैंने अगर 70 पर प्रश्नों को मैंने देखा, मैंने 7 साल के प्रश्नों को देखा तो कम से कम 20 बार ये प्रश्न रिपीट किया गया है। 20 बार, हो सकता है कि एक बार और रिपीट कर दे, 2 बार रिपीट कर दे। इस बार तो सवाल ये आना ही आना है, एकदम फिक्स है। 1943 ईस्वी में इसका जो है तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। अब मैं यहीं थोड़ा सा तार सप्तक के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दूं। जो तार सप्तक है इसके रचनाकार जो है अज्ञेय है। पहला अज्ञेय है। तार सप्तक जो है 4 सप्तक है, चारों सप्तक के संपादक जो हैं अज्ञेय है। पहला जो होता है 1943 में होता है। मैं आपको टेक्निक बताया था, इसमें आपको क्या करना होगा, 8 प्लस कर देना होगा। जब 8 प्लस करेंगे तो आएगा 9051, ठीक। अब आपको करना क्या होगा कि 9051 में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 119, ठीक, और 5 और 8। फिर आप करेंगे इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें अब आप 8 फिर जो 20 में आप 20 जोड़ दीजिए जो है, नहीं 8 एक 9 हो जाएगा ना, ये 9 हो जाएगा। अब इसमें आपको 20 जोड़ देना होगा तो आ जाएगा 9079। मतलब आपको एक बार और मैं लिख के बता रहा हूँ कि 1943 में पहला सप्तक, 1951 में जो है आपका दूसरा सप्तक, 1959 में जो है तीसरा सप्तक और 1979 में जो है चौथा सप्तक ये प्रकाशन होता मतलब होता है। सबके जो है अज्ञेय है।
ये प्रश्न हमेशा पूछा है, ये प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न पूछा है। चौथा सप्तक अभी तक नहीं पूछा है। कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में 3 ही पूछा है, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। मैक्सिमम पहला सप्तक मतलब तार सप्तक पूछा है और तीसरा पूछा है, और ये पूछा है कि तार सप्तक के संपादक कौन हैं, तीनों सप्तक के संपादक कौन हैं, चारों सप्तक के संपादन कौन है। इस तरह से सवाल बना है। तो सवालों की संख्या अगर इस तरह से हम जोड़ें तो कम से कम जो है 25-30 सवाल जो है केवल तार सप्तक पर अभी तक बना है। 30-35 बार रिपीटेड सवाल बना है। वो आगे आएगा, चर्चा किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। तो माने आदिकाल का है तो सूरदास है, नहीं पद्मावत है, नहीं आंसू है, नहीं बिसलदेव रासू है, बिसलदेव रासो है। करा कि प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है। तो भाई निर्गुण से है। भक्तिकालीन कवि कौन है। तो भक्तिकालीन कौन है, इसमें तो कुंभन दास हैं, अष्टछाप के कवि हैं, सबसे विद्वान मतलब सबसे श्रेष्ठ कवियों में इनकी गिनती होती है। अब कह रहा है कौन सी रचना भूषण की नहीं है। तो रामचंद्रिका जो है केशव दास की रचना है। 9 की जो है शिवराज भूषण की रचना है। कक्षा 11 में आप इसको पढ़ चुके हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला सेट, वर्ष मतलब छठा सेट 2013 का। मैंने वो सब मेन जो है इसका भूमिका मैंने हटा दिया है। कह रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो भाई जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र हैं, अभी आगे आप पढ़े हैं। कह रहे हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र का संपादित पत्र कौन सा है। तो आप जानते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका, मैंने पहले ही कह दिया था। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है, आप जानते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आपके पाठ्यक्रम में है। अब यहाँ पे प्रश्न बड़ा अच्छा एक तो प्रश्न पूछा गया है कि जो लोग जो है अगर इनका जीवन परिचय अगर जानते होंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, वे लोग इस प्रश्न को बहुत जल्दी बता ले जाएंगे, कर ले जाएंगे कि कन्हैयालाल मिश्र का प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था तो 29 मई 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1906 ईस्वी में। मोहन राकेश रचनाकार हैं, किस युग के रचनाकार हैं। तो हो जाएगा शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं, यानी शुक्ल जी के बाद का जो युग है उसको कहा जाता है, जैसे कि शुक्लोत्तर युग। ठीक है, जो कि निबंध के क्षेत्र में जब देखेंगे तो शुक्लोत्तर हो जाएगा, जब नाटक के क्षेत्र में देखेंगे तो प्रसाद हो जाएगा, जब कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में देखेंगे तो प्रेमचंद्र हो जाएगी। ठीक है, ये आधार है। अब कह रहा है कि पृथ्वी रासो के रचनाकार कौन है। तो जानते हैं कि चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं। ज्ञानमार्गी शाखा के कवि कौन है। तो कबीर दास जो है ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा हैं। कौन है आधुनिक युग की मीरा। तो महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीप शिखा रचना है, किसकी रचना है। तो दीप शिखा रचना जो है महादेवी वर्मा की रचना है, और ये किस भाषा में लिखी गई है। तो खड़ी बोली में लिखी गई है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया तार सप्तक से संबंधित कि तार सप्तक के संपादक कौन है, आ गया। तो यहाँ पे अज्ञेय जी तार सप्तक के संपादक है। आइए अब हम लोग देखते हैं वर्ष 2013 का जो अंतिम सेट पेपर है। 2013 का जो सबसे अंतिम सेट पेपर है 7वां। इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में किस शहर का वर्णन किया गया है। तो जैसा कि अगर आप शुरू से इस वीडियो को देख रहे हैं तो पता होगा कि वर्ष 2013 का जो सबसे पहला सेट हम लोग पेपर सॉल्व किए हैं, ये पहला प्रश्न यही था कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में इंदौर शहर का जिक्र किया गया है, वो मतलब इंदौर शहर की घटना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सदल मिश्र की रचना कौन सी है। तो सदल मिश्र की रचना पूछ रहा है, तो इसमें है नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र जी की रचना है। कह रहा है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक कौन है। तो इसके संपादक जो है बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि नागरिक प्रचारणी सभा का जो ये जो सभा है ये किस युग में जो इसकी शुरुआत की गई, भारतेंदु युग की द्विवेदी युग, ये प्रश्न पूछा गया है और इसका प्रश्न का आंसर होगा भारतेंदु युग। ठीक है, आप भारतेंदु युग ही करिएगा। कह रहा है कि तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो तितली उपन्यास के रचनाकार जानते हैं कि तितली और कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधा जो है जीवनी है। तो जीवनी विधा इसमें आपकी हो जाएगी आवारा मसीहा जो है जीवनी है। ये जानते हैं कि चिंतामणि जो है निबंध है, क्या बोलूँ का याद करूँ जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, अतीत के चलचित्र जो है रेखाचित्र है, और ये आवारा मसीहा जो है जीवनी है। अब कह रहा है कि महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था।
तो महादेव वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो सब लोग जानते हैं कि फर्रुखाबाद में हुआ था। आप लोग जीवन परिचय याद किए होंगे। झरना की रचनाकार कौन है? मतलब झरना रचना हुई थी कब? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो आप जानते हैं झरना जो है छायावाद का प्रवेश द्वार माना जाता है। झरना रचना को छायावाद का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो उस हिसाब से ये रचना जो है छायावादी हो गई। 1918 की रचना है। अब कह रहा है कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। कह रहा है कि रुनकता नामक स्थान संबंधित है। कौन से ऐसे कवि हैं जो रुनकता नामक स्थान पर जन्म लिए थे? तो सूरदास का जन्म जो है रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। ये आप जानते हैं, कक्षा 11 में आप पढ़े हैं। कह रहा है कि तार सप्तक का संपादन कब हुआ था? देखिए ये पूछ दिया ना, मतलब वर्ष 2013 में 4 बार प्रश्न आ चुका तार सप्तक से संबंधित। ये सीधे सीधे रिपीट कर दिया ये सवाल, और एक बार 3 बार रिपीट कर दिया। 2013 में 3 बार रिपीट किया। चौथा सवाल पूछा था कि तार सप्तक के संपादक कौन है। मतलब कि आप देखें कि 2013 में जो है ये 3 से 4 बार ये प्रश्न आ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी किए। आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। बाकी मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि इसके अलावा आप इधर उधर किताब के चक्कर में पढ़ेंगे, अपना समय नुकसान करेंगे, क्योंकि ये सेलेक्टेड जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा जो परीक्षा होती है उस परीक्षा का पेपर है। मैंने पेपर सॉल्व कराया है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आप बहुत सारे प्रश्न आप जानते भी होंगे। अच्छा, एक ज़रूरी बात और है। मैं जब आपको बताया था कि लाइव क्लास में कि आप सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रश्न के लिए भटक रहे हैं, तो आप अपनी किताब में जो पाठ्यक्रम दिया गया है उन कवियों का या लेखकों का जीवन परिचय अच्छे से पढ़िए। उनकी रचनाएं पूछी जा रही हैं, उनकी पत्रिका पूछी जा रही है, उनका जन्म पूछा जा रहा है, उनका जन्म का स्थान पूछा जा रहा है, बाकी कहीं से नहीं आ रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, तो समय नहीं है तो भाई जो मैं दे रहा हूँ इसको सुनिए। इस वीडियो को आप देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर आपको ज़्यादा मददगार है, तो प्लीज़ हमको तुरंत कमेंट करिएगा। तब मैं वर्ष 2014 का जो है वीडियो आपको तुरंत अपलोड कर दूंगा। एक प्रश्न मैंने आपको डाला है कि निहार किसकी रचना है, कमेंट में तुरंत इसका आंसर हमको दीजिएगा। अगर वीडियो चाहिए तो तुरंत हमको मैसेज करिएगा। मैं अभी आधे 1 घंटे में तुरंत वीडियो एक नया अपलोड करूंगा वर्ष 2014 का भी। अगर वो भी अच्छा लगेगा तो फिर मैं 15 का भी अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो भी आपके मित्रगण हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए थोड़ा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के में मैं आपको दिया हूँ। आप टेलीग्राम से जुड़ के इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेहनत से पढ़िए थोड़ा सा। अब फेसबुक, व्हाट्सअप और जो PUBG खेलना बंद करिए और पढ़िए। किताब उठाइए, किताब खोलिए, धूल झाड़िए अब। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद आप सभी को।